वक्फ अमेंडमेंट बिल इस वक्त जेपीसी के पास है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने खास तौर पर सभी पार्टियों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में इसका बहुत विरोधी दलों ने, विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने, कांग्रेस समेत और जितनी पार्टीज हैं, इसका विरोध किया भी था। इसलिए बिल जेपीसी को गया, अभी पास हुआ नहीं है। जेपीसी से कब निकलेगा, कब पेश होगा, फिर दोनों सदनों से पास होगा, कितने महीने लगेंगे इसमें, या साल भी लग सकते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन माहौल बनाने में कोई कमी नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूं तस्वीरें हैदराबाद की। हैदराबाद में मंच था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और वहां पर उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया जो कि इस बिल के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और भी दल थे। उन सब के सांसद यहां पर पहुंचे थे, उन सब ने भाषण किए। अब वहां कैसी कैसी बातें हुई हैं वो आपको जाननी चाहिए। किसी ने ये कहा कि ये तो अभी मुसलमानों से शुरुआत कर रहे हैं, ये मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, इन सबको इनकी ज़मीनें लेना चाहती है सरकार। अब इसके बाद आएगी सिखों की बारी, गुरुद्वारों की बारी, उसके बाद आएगी चर्चों की बारी। मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये मंदिरों की ज़मीन भी ये सरकार कब्जे में ले लेगी, ये कहा गया। किसी ने ये कहा गया कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है मुसलमानों, क्योंकि ये चाहते हैं कि तुम अपना मजहब भूल जाओ, हमारे धर्म के तरीके से जीना शुरू कर दो। ये तमाम बातें वहां हो रही हैं। और इससे जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है। जो जेपीसी के पास जहां बिल पर चर्चा हो रही है, उस कमेटी के एक सदस्य ने यह कहा है कि हमारे पास 1.25 करोड़ सुझाव जो इसके बिल के खिलाफ हैं, एक ही तरीके के लिखे हुए हमें मिले, और हम इस बात की जांच कराना चाहते हैं सरकार से कि ये कहीं विदेशों से बैठे लोगों ने तो नहीं भेजे। 1.25 करोड़ एक ही जैसे आइडेंटिकल ईमेल जेपीसी को मिली हैं। कौन बैठकर, बाहर के देशों में बैठकर कौन वो ईमेल भेज रहा है जेपीसी को, इसकी बात आगे करेंगे। लेकिन ये बयान है, 3-4 स्टेटमेंट्स हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से गए हुए थे यहां पर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो लगातार बोल ही रहे हैं, और हैदराबाद तो उनका घर था। आप सुनिए। मोदी जी की सरकार वक्फ बिल संशोधन बिल लेके आ रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? मैंने कहा ये उसी तरीके से है कि तू कौन, मैं खामखा। वक्फ बिल से नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? वक्फ बिल से अमित शाह का क्या लेना देना है? वक्फ बिल से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? इमरान मसूद बैठते हैं लोकसभा में, आप गए थे भला कराने मोदी जी से? कौन मुसलमान गया था भाई? कोई गया था मोदी जी के पास ये कहने कि हमारा भला कर दो? अरे मुसलमानों को उनकी हालत पे छोड़ दो मोदी जी, भला करना तो दूर, जैसे हैं वैसे ही रहने दो। आज मुसलमानों की करेंगे, कर गुरुद्वारा की जमीन कब्जा करेंगे, फिर मंदिरों की जमीन कब्जा करेंगे, फिर चर्चों की जमीन कब्जा करेंगे, सिखों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सबकी जमीन कब्जा करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अगर इनको अभी नहीं रोका तो आने वाले दिनों में सभी धर्म के लोगों को चोट पहुंचाई जाएगी, उनके जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को हमें बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना है। ये भाइयों, लड़ने वालों, सुन लो, इस बिल का मकसद ये है, इस बिल का मंशा ये है कि आपको रहना है तो मुसलमान बन के नहीं रहना है, हमारे दीन के मुताबिक चलना है। जब हुकूमत ही जलालत पर आ जाए, जहालत पर उतर आए, तो फिर गयूरों को खड़ा होना चाहिए, गैरतमंदों को आगे आना चाहिए, और बुज़दिलों की जरूरत ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। चलिए, ओवैसी साहब तो जो बात कह रहे हैं, शुरुआत से यही बात कह रहे हैं।
नया आज ये सुना जो संजय सिंह जी ने एक बात तो ये कही कि भाई कौन गया था भला कराने के लिए मोदी जी के पास, मोदी जी छोड़ दो, तुम कौन मैं खामखा। फिर दूसरे कह रहे हैं कि नहीं ये तो इसलिए किया जा रहा है कि भाई ये तुम हिंदुओं के तरीके से चलो, यही कहा ना उन्होंने कि हमारे मजहब के हिसाब से चलो, छोड़ो इस्लाम, इसलिए लाया जा रहा है। इंद्र कुमार गुजराल के भाई सतीश गुजराल की एक पुस्तक है ये ब्रश विथ लाइफ। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक अवश्य उस किताब को पढ़ें। उसमें विवरण है कि उनके पिताजी अवतार नारायण गुजराल कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे पाकिस्तान में, और जब पाकिस्तान के विभाजन की बात है उन्होंने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, सारे हिंदू सिख जो है वो यहीं रहेंगे, और उन्होंने जिन्ना के साथ मिलके काम किया। बाद में वहाँ के संविधान सभा के सदस्य बने, और बाद में जो स्थिति हुई उसमें बताया, उस स्थिति का विवरण है कि जब लोगों का जबरन धर्मांतरण होने लगा, बलात्कार होने लगा, दलितों के साथ होने लगा, वो रोक नहीं पाए और अंत में उनको भाग के भारत आना पड़ा, और यही जोगेंद्र नारायण मंडल के साथ हुआ है। तो जो कुछ संजय सिंह यहाँ बता रहे हैं ना, ऐसे लोग उस समय भी थे। और ये जो घोषणा है देखिए आज यहाँ दिख रहे हैं, कल आपने औरंगाबाद में दिखा है, एक दिन पहले औरंगाबाद से मुंबई जाते हुए दिखा है, उसके पहले आपको बरेलवी और देवबंदियों का सम्मेलन दिखा है, दिल्ली में दिखा है। ये सब एक प्रकार से, मैंने तो पहले ये बोला था कि देश की स्थिति 1937 से 47 के बीच पहुंचा दी गई है, लेकिन एक ध्यान से सुनिए, ये डायरेक्ट एक्शन वाली बात अब हो रही है। जो विभाजन के पहले 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का आह्वान जिन्ना ने किया था, इसका अगर कोई पैरेलल इतिहास में हो सकता है तो डायरेक्ट एक्शन है। उस समय के भाषण आप निकालिए सोहरावर्दी का, उस समय के भाषण जिन्ना का निकालिए, उस समय का भाषण लियाकत हुसैन का निकालिए, और आज का भाषण आप निकाल दिया, उसमें में शामिल थे। उसमें भी संजय सिंह जैसे बाकी लोग शामिल थे जो अलग अलग स्टेट असेंबली में थे, कहां कहां थे, वो सब शामिल थे, और इसी प्रकार की भाषा हो रही थी। और यही कहा जा रहा था कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस जो है ये विभाजनकारी है, कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को अधिकार न मिले, और इसलिए हमको तो हम जो चाहते हैं वही दो, नहीं दोगे। जिन्ना ने क्या कहा कि देखिए अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना, अगर आप युद्ध चाहते हैं तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटने वाले, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसकी शुरुआत कर देते हैं। तो यह भाषण उसी प्रकार का है। अब देश तय कर ले, जो सेकुलर लोग हैं, हम सब लोग सेकुलर हैं, कि हमारा सेकुलरिज्म ये नहीं है कि कोई एक वक्फ बोर्ड को, जो उस वक्फ में जो एनोमलीज है, जो उसमें अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर आने के लिए 1964 में, 1995 में और 2013 में उसमें चेंज करके और उसको सख्ती से उससे बाहर निकलने की उसमें बात है, और उसको बना दिया गया है। तो अब तो अच्छा, इसके बाद में आपको सभाएं दिखेंगी, और ये 1.25 करोड़ कहां से आ गए हैं? ये नहीं आए हैं। अभी पहले मैं आपको कह रहा था कि इस देश में हिंदू समाज या गैर मुस्लिमों में ऐसे कम है जो अपने मुद्दों पर इस ढंग से आक्रामक होकर सामने आते हैं। आक्रामक होकर सामने तो नहीं आना है, लेकिन इनके विरोध में सामने अहिंसक तरीके से संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के तहत अगर संगठित रूप से नहीं आएंगे तो ऐसे विभाजनकारी सांप्रदायिक कट्टर मजहबी तत्वों का ऐसे ही साहस बढ़ेगा, और फिर देश वहीं पहुंच जाएगा जहां 1937 से 47 के बीच था। इसका कोई इसके अलावा मेरे पास उत्तर नहीं है। ये तो क्या फिर क्या करे, मोदी सरकार बिल पीछे ले ले? केवल नहीं, बिल तो पीछे नहीं ले। मोदी देखिए ऐसा है कि ये जितना दबाव सरकार पर है, क्या इसके पैरेलल उस बिल को पास कराया जाए, उसका कोई दबाव इस देश में कहीं दिख रहा है? यही तो था कि पाकिस्तान विभाजन की मांग का दबाव होता था, लेकिन भारत को न बांटा जाए इसके लिए कोई सशक्त आंदोलन उसके विरोध में समानांतर नहीं होता था। यह भारत की समस्या हमेशा रही है, और वही समस्या आज मुंह बाके खड़ी है। वही समस्या हमको एक बीजेपी के प्रवक्ता के समय उभरा था, जब जगह जगह सिर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, लेकिन पैरेलल अहिंसक तरीके से जो शांति प्रिय लोग हैं वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और ऐसे लोगों का मन बढ़ता है। यह तो बिल्कुल अहिंसक संघर्ष का विषय है। दुनिया अगर शक्ति की भाषा समझती है तो कम से कम संख्या बल के आधार पर वो शक्ति इस समय दिखाना देश में आवश्यक हो गया है, नहीं तो यह कारवां रुकने वाला नहीं है सर। अब संजय सिंह ने वही बात बोली आज जो राहुल गांधी वहां जो अवतार नारायण गुजराल जी ने बोला, जो उस समय के जितने दलित और बड़े बड़े नेता होते थे वो बोलते थे, उसी मोहम्मद ऐसा ही मुस्लिम लीग की भाषा बोलते नहीं। अभी राहुल गांधी ने कहा था भारत में सिख अपने धर्म का पालन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। अब वही बात अभी संजय सिंह ने कहा
कि ये अभी ये मस्जिदें ले रहे हैं, इसके लेंगे मस्जिदों की ज़मीनें, इसके बाद मंदिरों की ज़मीन लेंगे, फिर चर्चों की ज़मीनें लेंगे, ये गुरुद्वारे भी लेंगे। नहीं, देखिए एक बात मुझे थोड़ा सा आपत्तिजनक लगी, जब वो प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी कौन खामखा, तो नरेंद्र मोदी को किसका नेता मानते हैं वो? नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं। देश में जो भी समस्या होगी उसके लिए सरकार काम करेगी, इस पर प्रधानमंत्री फैसला करेंगे। या और जैसे वक्फ बोर्ड के लिए तो जेपीसी पे ही चला गया, तो मतलब एक डेमोक्रेटिक कह रहे मान ही नहीं रहे समस्या नहीं है, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी उसमें जो भी हो रहा होगा जेपीसी में। अब वो तो पता नहीं मुझे, संजय सिंह उस समय थे कि नहीं थे 1986 में जब शाहबानों का मसला आया था, तो उस दिन भी कह सकते थे कि राजीव गांधी कौन खामखा। हाँ, कहना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया था। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये भी नहीं है कि कितने लोगों ने उसके खिलाफ जेपीसी में रिपोर्ट रखी है, क्योंकि ऐसा होता है, आप जेपीसी का और सुझावों का एक सिस्टम समझिए। उसमें क्या होता है कि सब लोग उसमें कोई अपनी रिपोर्ट नहीं दिया करते, कोई लोग जो नाराज भी है वो भी, जो खुश है तो भी, लेकिन वो कई ग्रुप्स होते हैं जो इस पूरे मूवमेंट को चलाते हैं और वो ही इस मूवमेंट को चला रहे हैं। लेकिन उसमें यदि QR कोड स्कैन करा के जो सब भी लोगों है, ने लेकिन भेजे। यदि उसमें देश के लोग नहीं है, वो भी आजकल तो आसान हो गया कि बाहर से भी लोग कर रहे हैं, तो उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। और संजय सिंह जैसे लोग आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो उनको तो बल्कि ये बात करनी चाहिए कि भाई ये मसला अब जेपीसी में है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से मसला चल रहा है ना। आप सोचिए, या तो आप बार बार कह रहे थे कि भाई ये सरकार जो है ऐसे मुद्दों पर तुरंत अपना बिल पास करा लेती है बिना बहस के। Exactly. अब इस बिल को तो जेपीसी में रखा गया है, जेपीसी में 30 मेंबर्स है, उसमें ओवैसी साहब भी हैं, आम आदमी पार्टी भी, और तमाम पार्टी के लीडर्स भी हैं, तो वो सब उस पर बात करेंगे और उसके बाद वो पार्लियामेंट में आएगा। अब तो लोग ये कहने लगे हैं जो कि पहले यही आपने ठीक कहा, ये कहते थे कि मोदी सरकार तो बस संख्या बल के आधार पर कर लेती है, बिना बहस के करते हैं। अब लोग कह लेंगे भाई हंगामा बढ़ जाएगा, इससे अच्छा तो एक झटके में पास करा लो। नहीं तो इसमें आपत्ति क्या, क्योंकि वो खुद एमपी हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। जेपीसी में बात हो, और जेपीसी में बात खत्म नहीं हो जाती, जेपीसी के बाद पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट में वो किस तरह से, पार्लियामेंट में तो वहां रोकिए, जेपीसी में भी अपना डिसेंट नोट दीजिए, तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पर काम कीजिए और देश के माहौल को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए मत खराब कीजिए। मैं सबको इस बात पर मतलब उम्मीद करता हूँ, सलाह नहीं देता हूँ। नहीं, एक तो सबसे पहले ये कि एक बात तो विजय जी ने कही, जो कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जब आप खामखा कहते हैं, तो दरअसल आप संविधान और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी तो इसकी माहिर हो चुकी है, अभ्यस्त है। दूसरा है कि नेता लोग झूठ बहुत बोलते हैं, तो संजय सिंह भी नेता हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान गया था, कोई कौन गया था। अब जिनका जिनका रिप्रेजेंटेशन गया था, कम से कम उनको पता कर लेना चाहिए था। लेकिन एक जो सबसे बड़ा नाम है, जो ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल, जो अजमेर वाली दरगाह का जिम्मा भी इन्हीं सूफियों के पास है, देश भर में बड़े ताकतवर माने जाते हैं मुसलमानों में, वो भी इसके पक्ष में। वो कह रहा है कि भाई जमीन ये जिस काम के लिए है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पर कर दी गई, औकाफ कर दी गई, वक्फ कर दी गई, तो क्यों कर दी गई? गरीब गुरबा, यतीम, विधवा, इन सबको कुछ लाभ मिले ना। कोई किसी के घर में कोई रह नहीं गया, माँ बाप नहीं रह गए, उस बच्चे को कुछ लाभ मिले ना। क्या उससे कुछ हो रहा? नहीं हो रहा है। ये सीधे सीधे वो जो ठेकेदार मुसलमान हैं, उनकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। आप उन चेहरों को पहचानिए। और जहां तक रही बात की आगे क्या होगा, अब ये कहते हैं कि मंदिर, चर्च, भैया देखो सबका अलग अलग है। हिंदुओं के मंदिर जैसी ऐसी कोई संस्था नहीं है देश में वक्फ जैसी, जरूरत भी हिंदुओं को नहीं है। अगर कोई किसी मंदिर को दान देता है, तो जिस मंदिर को दान देता है वही उसका उपयोग करता है। कोई ऐसी जरूरत नहीं कि अलग अलग 15 जगह एक संस्था बनाकर उसकी राज्यों में और फिर एक सेंट्रल बॉडी बनाए। ना तो ये होना चाहिए, ना हिंदुओं को इसकी जरूरत है। हम एक लकीर में चलने वाले लोग नहीं, बढ़ाकर उनको वो कर रहे हैं, ये इशू ही नहीं है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो है ही नहीं है। हाँ। जो संजय सिंह कह रहे हैं वो है ही नहीं। और उसके आगे जो है, जहां सरकारों ने मंदिरों पर कब्जा कर रखा है, वो तो ऑलरेडी है, वो तो छूटना चाहिए। वहां तो बात उल्टी है, यहां तो उल्टा है ना। यहां किसी मस्जिद पर, किसी चर्च पर, किसी और जगह पर नहीं किया हुआ। किसी गुरुद्वारे में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, लेकिन मंदिरों में ऐसा नहीं। मंदिर अलग अलग हैं, डिसेंट्रलाइज्ड हैं ऑलरेडी, और जहां सरकारों का प्रबंधन है उससे वापस लेने की बात होती है। और दूसरा तो जो बात है वो झूठ बोल रहा है। पावर्स की भी है ना। जैसे आपने ठीक है, एसजीपीसी है गुरुद्वारा, लेकिन एसजीपीसी के पास वो राइट्स थोड़ी है जो वक्फ बोर्ड के पास है कि आपने अभी हम ही जज बनेंगे, हमारे ट्रिब्यूनल होगा, हम ही तय करेंगे, ऐसा तो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, उन किसी के भी रिलीजियस प्लेस का जिम्मा उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो उस रिलीजन का है।
लेकिन आप कहें कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कौन करेगा, तो रिलीजियस रह ही नहीं गया, ये गरीब मुसलमान बना अमीर एक मुसलमान की अगली लड़ाई खबर है। पर जाऊं, इतना बता दीजिए, ये पास करवा पाएगी सरकारी अब दबाव, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मांग, लोग तो कह रहे हैं हम सड़क पर उतरेंगे। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, ये मतलब मुझे जो लगता है वो मैं बताता हूं। एक तो ये कि सरकार इस पे डिबेट चाहती है, सरकार ये नहीं चाहती है कि इसको हम सीधे पास करा दें, पास तो वो करा लेगी जो विंटर सेशन आएगा, लेकिन वो शायद चाहती है कि मैक्सिमम डिबेट इस पर हो जाए, यानी किसी तरह का डिसेंट है, किसी तरह की नाराजगी है, किसी तरह गुस्सा है तो आ जाए। दूसरा, इसके बहाने जो एक बड़ा वर्ग है मुसलमानों की ठेकेदारी कर रहा है, उनका भी चेहरा, पॉलिटिकल लड़ाई भी बीजेपी लड़ रही, मुझे ऐसा भी लगता है। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। ये शरद पवार साहब की जो पार्टी है, जो एनसीपी उनके वाली, उनके एक सीनियर नेता हैं जितेंद्र अवार्ड, और जब ये उधर चले गए अभी अजीत पवार, तो जितेंद्र अवार्ड आपको अक्सर शरद पवार के साहब के साथ उनके कार्यक्रमों में, उनके बड़ा निकटता में, आक्रामक, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप उनको देखेंगे, और बहुत आक्रामक व्यक्तित्व है उनका। अच्छा, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई में है, मेरे ख्याल में वो थोड़ी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उनकी, तो ठाणे में है, ठाणे में उनका। हाँ, तो अक्सर क्योंकि वो ऐसे बयान वो देते रहे, इससे पहले उन्होंने कहा था एक बार कि राम जी तो मांस खाते थे, तो अब हमारे देश में जो वेजिटेरियनिज्म की या बीफ को लेकर के जो विवाद चलते रहते हैं, उस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि राम जी तो वेजिटेरियन थे, जंगल में कौन से वो और कौन सा खाना खाते होंगे, तो वो हिरण मारकर खाते होंगे, वो जानवर मारकर, वो मतलब शिकार करके खाते होंगे। उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था। अब एक कार्यक्रम में उनकी वाइफ गई, यहाँ आपको एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी दिखाई दे रही होंगी, कोई कार्यक्रम था, महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम था। अब क्या मुद्दा निकला कि ये बात जितेंद्र अवार्ड साहब की वाइफ को, ये बात उनको कहनी पड़ गई, और उन्होंने कहा क्या कि ओसामा बिन लादेन के बारे में पढ़िए, रीता जी नाम है उनका, ओसामा बिन लादेन की जीवनी को आप पढ़िए, वो आतंकवादी शुरुआत से नहीं था, तो कुछ और काम करता था, तो उसके बारे में भी जानकारी हमको होनी चाहिए कि उसके जीवन में क्या हुआ। सुनिए। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो, जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना, लेकिन क्यों बना? पैदा इसी तो नहीं था ना, वो समाज ने बनाया, वो छीड़ के बने, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो बुरी होता, तो छोड़ के ना अपने आप को ज्ञान से बेच बनाओ, पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आता ही, और नसीब से ज्यादा तो मिलेगा भी नहीं। क्यों कहा उन्होंने, मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। नहीं, कॉन्टेक्स्ट का मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपने होशो हवास में है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में तबाही मचती रही, जो मोस्ट वांटेड रहा, जिसकी वजह से बहुत से लोग रेडिकलाइज्ड हो गए, भारत में भी उसका असर रहा, किस संदर्भ में ये बोल जा रही? और एक बड़े राजनेता की पत्नी, क्या सिर्फ कुछ मंच मिल जाए, वहां मंच पर कुछ लोगों के साथ बैठ जाएं, कभी किसी टीवी चैनल पर कुछ बहस चल जाए, किसी जगह पर 4 लोग चर्चा करें, इसके लिए कुछ भी बोल दें? वो देख ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम, मैं वही कह रहा हूं, मुस्लिम आप मंच आपको मिल गया तो आप कुछ भी बोल देंगे, इस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी आतंकवादी की बायोग्राफी पढ़कर उससे प्रेरित होने की बात कर रहे हैं, कोई उसके जीवन का अच्छा से प्रेरित होकर रही, उन्होंने कहा कि पढ़ो कि वो आतंकवादी क्यों बन गया, उसको समाज ने बना दिया। मैं यही तो कह रहा हूं, इसको जस्टिफाई करना यही तो होता है। बुरहान वानी एक शिक्षक का बेटा, यही तो होता है ना। आप चाहे जो करिए, लेकिन अगर कोई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, किसी ने इस तरह की गतिविधि की, उसको आप किसी भी तरह से जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? सर क्या सुना आपने, क्या कहना है? ऐसा है कि पहले तो ओसामा बिन लादेन के बारे में जानिए। 1957 में पैदा हुआ, 2011 में मारा गया, अंतिम 10 साल तक वो छुपा रहा है, तो 54 साल में वो 44 साल में ही सब कर गया। उसके बारे में इनको कैसे पता है? जब वो 88 में अफगानिस्तान आ जाता है तो उस समय 31 साल का होता है। 88 में जब वो मुजाहिदीन की तरह सोवियत संघ के खिलाफ लड़ना शुरू करता है, पहले वो लड़ रहा था वहीं से कि इसको भगाओ, फिर वो इंटरनेशनल जिहाद, इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट बनाता है। वो इतना जरूर था कि वो सिविल इंजीनियर था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि हमें सोवियत संघ जो है हमारे सऊदी अरब तक घुस गया है, अमेरिका भी यहां तक आ गया है, इसको नापाक किया, ये युद्ध करना है। तो वो तो 24-25 साल के उम्र से अपने पैसे से यही काम करने लगा था जी। अगर कोई इतने बड़े आतंकवादी का, जो दुनिया को संपूर्ण इस्लाम बना के नष्ट करने के लिए खड़ा क्या समर्थन कर रहा है,
तो ये तो भयावह स्थिति है हमारे देश में। ये देश है कि क्या है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है किसी के बारे में कि उसको पढ़ो, उसकी जीवनी पढ़ो। मैं तो कह रहा हूं जरूर पढ़ो। वो एक उन्होंने कहा आपत्ति मैं इस पर करता हूं कि जो कलाम साहब के रेफरेंस में भी उसको जोड़ा गया, वो उन्होंने ये कहा कि एपीजे एक बच्चा मुसलमान, एक मुसलमान बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम भी बना, एक लादेन भी बन गया। तो लादेन को, इसके लिए लादेन को पढ़ो कि वो लादेन क्यों बन गया। नहीं 27 साल में तो वो हो गया था जिहादी। 27 ईयर में मैंने ओसामा बिन लादेन पर वैसे प्रॉब्लम ये है, बढ़ा है। किसी के मन में नहीं भी ये कीड़ा होगा ना, तो वो ढूंढेगा नेट पे कि भाई क्या है, बिन लादेन की बायोग्राफी क्या है। नहीं तो दरअसल क्या है, हमारे कुल मिला के अगर ज्यादा मन में इच्छा जाग रही सुनने में, जाकिर नायक की भाषा है ये। तो उसको मार दिया गया, 44 साल से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाया। और उसमें चिनार कोर के जो कमांडर रहते हैं सेना के, उनका बयान मैं याद दिला दूं कि गोली जो उठाता है 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। ये वाला आप ध्यान में रखिए, पढ़ने वाला बात भी करिए। लेकिन ये लीडर्स को थोड़ा सा अपना उस पर रखना चाहिए कि प्लेटफॉर्म या ऑडियंस को देखकर जो है किसी तरह की बात को कहीं से कहीं ले जाना।